ठीक 24 घंटे पहले शुरू हुई महाराष्ट्र की उठापटक अब मुकाम की तरफ बढ़ रही है। और बड़ी खबरें इस वक्त हमारे पास हैं, जहां शरद पवार और अजीत पवार जो 24 घंटे पहले तक एक थे, अब एक दूसरे से सियासी दांवपेचों में उलझे हुए हैं। शरद पवार पार्टी को एकजुट करने के मिशन पर जुट गए हैं, वहीं सतारा जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। अजीत पवार अब भी इस बात पर अड़े हैं कि असली एनसीपी उन्हीं के पास है। 40 विधायकों का दावा करने वाले अजीत पवार अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हुए हैं और सियासत के पावर गेम में अजीत पवार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके साथ हो। बड़ी खबर इस बीच जहां अजीत पवार की मीटिंग को लेकर है, अजीत पवार की इस मीटिंग को लेकर बड़ी खबर यह है कि उनके घर पर 30 विधायक पहुंचे थे इस बैठक में और अजीत ने दावा किया कि सारे विधायक उनके साथ हैं। तो 30 विधायकों के साथ अजीत पवार की बैठक को लेकर पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां अजीत पवार की तरफ से एक बार फिर से यह दावा किया गया कि सारे विधायक उनके साथ हैं। और अब ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से एक और बैठक की तस्वीर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच हुई बैठक के बाद ये महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई, जहां देखिए किस तरीके से छगन भुजबल भी इसमें नजर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक के बाद की ये मुलाकात और अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल यहां मौजूद हैं। बैठक के बीच विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी पहुंचे हैं और योग्यता की अर्जी के बीच फडणवीस से जिस तरीके से स्पीकर की ये मुलाकात हुई है, इस बारे में अपने सहयोगियों से करेंगे बातचीत, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जहां विधायकों के साथ अजीत पवार ने बैठक की है और साथ ही यह महत्वपूर्ण तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है, जहां देवेंद्र फडणवीस से अजीत पवार की यह बैठक होने के बाद मंत्रियों और विधायकों के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और फडणवीस की यह तस्वीर सामने आई है। और बैठक के बीच जिस तरीके से विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी पहुंच रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर आई है, क्योंकि अयोग्यता की अर्जी के बीच फडणवीस से स्पीकर की इस मुलाकात के मायने क्या हैं। अब दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से अब बैठकें हो रही हैं और पहले जो बैठक हुई अजीत पवार की अपने विधायकों के साथ, उसमें समर्थन के दावे के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक की ये एक और तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि इन बैठकों का मायने है क्या, किस तरीके से आगे रुख अपना रहे हैं ये सभी बड़े नेता। पब्लिक के बीच पहुंचे शरद पवार, क्या करने वाले हैं आगे। और इस बीच अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई इस मुलाकात मायने क्या है। सीनियर जर्नलिस्ट समीर और अनुराग चतुर्वेदी इस वक्त हमें मुंबई से और दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस बारे में सीधी बातचीत होगी। और सबसे पहले समीर सर, आप ही से मैं जानना चाहती हूं, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, क्या संकेत आगे मिल रहे हैं, क्योंकि इस पावर गेम में नंबर किस तरीके से आगे साबित करने होंगे, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगी। मेरे सहयोगी राजीव भी मेरे को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, बैठक के बारे में डिटेल बताएं। बिल्कुल, देखिए पहले सुबह 11 बजे के करीब अजीत पवार के घर पर एमएलएस के आने का सिलसिला शुरू हुआ। 1.5 घंटे तक अजीत पवार अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों के साथ में बैठक करते रहे। ठीक 1.5 घंटे के बाद अजीत पवार जब निकले तो सीधे फडणवीस के घर पर आए और लगभग आधे घंटे तक बैठक हुई थी अजीत पवार और फडणवीस की। उसके बाद अचानक से राहुल नार्वेकर की पिक्चर में एंट्री होती है और राहुल नार्वेकर के साथ में फडणवीस और अजीत पवार की बैठक का सिलसिला शुरू होता है। लगभग 20 मिनट तक राहुल नार्वेकर फडणवीस के बंगले पर मौजूद रहे। ठीक 20 मिनट बाद निकले। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन सूत्रों की माने तो दरअसल जिस तरह से एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से अयोग्यता को लेकर राहुल नार्वेकर को चिट्ठी लिखे जाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर ही तकनीकी अड़चनों से कैसे निपटा जाए इस बात की लेकर चर्चा की गई है। हालांकि राहुल नार्वेकर सुबह इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई चिट्ठी मिली हुई है, कोई लेटर मिला हुआ है, लेकिन अभी भी इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि कौन किसके संपर्क में है, क्योंकि एनसीपी शरद पवार के गुट में कितने विधायक समर्थन में है या अजीत पवार के गुट में कितने विधायक समर्थन में है, उसका कोई आंकड़ा आधिकारिक तौर पर ना तो अजीत पवार की तरफ से दिया जा रहा है। अजीत पवार के लिए भी बगावत की राह आसान नहीं है और आंकड़ों के दावे और हकीकत में किस तरीके से पेच फंसा हुआ है, इस बारे में सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बातचीत करने से पहले आपको बता देते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की इस पावर में बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस पावर पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त 10 बड़ी खबरें हमारे पास है। जहां देखिए किस तरीके से सतारा में शरद पवार की
ये पब्लिक मीटिंग होती है, रैली होती है और वहां पर शरद पवार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। वहीं बागियों को सही जगह दिखाऊंगा, शरद पवार की तरफ से यह बात कही गई और महाराष्ट्र में फूट डालने की कोशिश को लेकर शरद पवार की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। हालांकि अजीत पवार की 8 नए मंत्रियों के साथ बैठक और वहीं देवेंद्र फडणवीस से जिस तरीके से अजीत पवार की यह मुलाकात हुई है उसकी तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई। वहीं एनसीपी ने 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की जो मांग की है उसको लेकर भी बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी राजीव इस बारे में बता रहे थे और साथ ही देवेंद्र फडणवीस से विधानसभा स्पीकर की मुलाकात के मायने आखिर है क्या, क्योंकि एनसीपी ऑफिस में सुप्रिया सुले ने भी बड़ी बैठक की है जिसको लेकर खबर आई और एनसीपी ने जितेंद्र आह्वान को भी नया नेता बना लिया है। वहीं कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अब जिस तरीके से दावा ठोक दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, शरद पवार ने सतारा से अजीत पवार को जवाब दे दिया है, मेरी ताकत अभी बाकी है, जिन लोगों ने धोखा दिया उनको उनकी जगह दिखाएंगे, कुछ लोगों की बगावत से हमें रोका नहीं जा सकता है और लोगों को लालच देकर यह काम किया गया। लोगों ने जो धोखा दिया है उन्हें उनकी जगह दिखाए बिना हम मानेंगे नहीं। कुछ लोगों की बगावत कर लेने से हमें रोका नहीं जा सकता। लोगों को लालच देकर बहलाकर ये काम किया गया। मेरी ताकत अभी बाकी है, जो छोड़कर गए मैं उनको उनकी सही जगह दिखाऊंगा। धोखा देने वालों को बाजू में रखकर फिर महाराष्ट्र में घूमूंगा और नए लोगों के साथ टीम बनाऊंगा। और शरद पवार का बीजेपी पर बड़ा हमला, जहां जाति धर्म के आधार पर समाज को बांट रही है बीजेपी और सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। आज महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात की चिंता है कि देश में जाति और धर्म के आधार पर लोग कैसे लड़ेंगे। इस बीच महाराष्ट्र में कोल्हापुर, नांदेड़, अकोला जैसी जगहें हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रहने वाले समुदाय में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक झगड़े हुए। इन प्रवृत्तियों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। और इस बीच आपको अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को क्या उम्मीद है ये समझिए, क्योंकि अजीत से बीजेपी को जिस तरीके से पावर मिल रही है, अजीत पवार के साथ 30 विधायक हैं। शिंदे के विधायकों के अयोग्य होने की स्थिति में अजीत का समर्थन काम आएगा और अजीत के साथ जिस तरीके से 3 लोकसभा सांसद बताए जा रहे हैं, पार्टी को ये उम्मीद है कि 2024 में इससे मदद जरूर मिलेगी। आपको इस बीच ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में 2.3 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिस पर अजीत पवार का असर भी माना जाता है। इस पूरे गणित को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इस सोसाइटी के करीब 5 करोड़ ऐसे सदस्य हैं। बीजेपी को भरोसा है इससे उसके वोट बैंक में विस्तार जरूर होगा। और मराठवाड़ा में आपको बता दें 8 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां हालांकि 2019 में एनडीए को बढ़त थी, लेकिन शिवसेना के अलग होने के बाद 24 की लड़ाई में मदद की ये उम्मीद अभी भी है। और मराठवाड़ा में ही 46 विधानसभा सीटें हैं। जाहिर सी बात है इसको लेकर माना यह जा सकता है कि ऐसे में ताकत में इजाफा होगा। और पश्चिम महाराष्ट्र में भी अगर इस लिहाज से समझें तो जहां 12 लोकसभा सीट है, शरद पवार की काट के तौर पर अजीत ऐसे में क्या काम आ सकते हैं, ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र में 72 विधानसभा सीट हैं। अजीत से यहां पर मदद की उम्मीद की जा रही है। समीर सर, समझाइए इस अंक गणित के लिहाज से किसकी राह आपको आसान नजर आती है और कितनी बड़ी चुनौती अभी भी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी अजीत पवार की फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार की स्टेबिलिटी को लेके। देखिए, जो 16 विधायकों का योग्यता का मामला पेंडिंग है स्पीकर के पास, राहुल नार्वेकर के पास, मुझे नहीं लगता कि इस पे वो बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। और आज जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने ऑलरेडी 2 विधायकों का लेटर दिया हुआ है, तो उस पर कोई फैसला जल्दी होने नहीं वाला। मुझे लगता है इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच स्पीकर के साथ मुलाकात, भारतीय जनता उसके क्या मायने? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी समीर सर बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है वो पश्चिम महाराष्ट्र से होगा। देखिए, वहां से 72 विधानसभा सीटें आती है और वह क्षेत्र रहा है वो हमेशा जो शरद पवार और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अजित पवार के आने के बाद पश्चिम महाराष्ट्र जो उसका कमजोर कड़ी थी वो अब अजित पवार मजबूत करने का काम करे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इसका सीधा सीधा एडवांटेज मिलने वाला है और यह तय है अजित पवार के आने के बाद। लेकिन चतुर्वेदी सर, क्या आपको लगता है अभी भी आंकड़ों के दावे और हकीकत में पेच फंसा हुआ है? मुश्किलें अभी भी हैं अजीत पवार के लिए?
किसी ने अपने कागज नहीं औपचारिक रूप से बताए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत दादा के मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके पास विधायक कितने हैं, कितने लोग अभी उनके साथ आए हैं, ये अस्पष्ट है। न शरद पवार कोई अपनी सूची दे रहे हैं, न अजीत दादा दे रहे हैं। और शरद पवार ने जिस तरीके से आज सातारा में अपनी ताकत दिखाई है, उससे लगता है कि शरद पवार, क्योंकि एक बहुत डाइसी राजनेता है, इनके बारे में सोचा जाता है कि वो बोलते कुछ है करते कुछ है, लेकिन आज जो उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं, उससे वो लगता है कि वो अजीत दादा से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये उनके उत्तराधिकार की भी लड़ाई थी। और जिस तरीके से सुप्रिया सुले को वो अपनी उत्तराधिकारी बना चुके हैं, लेकिन कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और अजीत दादा और एक बहुत बड़ी ताकत में जो लोग बाग हैं, वो दादा के साथ चले गए। सामाजिक बेस भी उनके साथ चला गया है, जैसा भी समीर सर ने कहा कि न केवल विधानसभा के क्षेत्रों के अनुसार, बल्कि जाति, क्योंकि ज्यादातर ये मराठा इलाका है, शुगर इलाका है, लेकिन शरद पवार के को जो छोड़ के जाने वाले हैं, उनमें छगन भुजबल जैसे जो कि का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है सर। इसीलिए आगे मैं इस बारे में चर्चा करूंगी कि चाचा भतीजा एपिसोड के बाद अब आगे क्या, क्योंकि 4 मुख्य किरदार अब देखिए यहां पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की इस पूरी राजनीति को लेकर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो 4 नाम भी अब आपके सामने होंगे, जहां देखिए किस तरीके से शरद पवार, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये वो महाराष्ट्र की सुपर सियासत के किरदार हैं जिन पर सबकी नजर है। और इनका अगला कदम आखिर होगा क्या, किस रणनीति के तहत ये आगे अपना रुख अपनाते हैं, इसको लेकर चर्चा करने से पहले महाराष्ट्र की सुपर सियासत के सबसे पहले किरदार यानी शरद पवार को लेकर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि संभावनाएं ऐसे में आगे क्या है, शरद पवार आगे क्या संभावना यहां पर नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी चुनौती यहां पर खुद उनके परिवार ने ही उनके सामने खड़ी कर दी है, क्या पार्टी और परिवार को बचाने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। शरद पवार आगे क्या संभावना, पहला टास्क विधायकों को एकजुट करना, क्योंकि विधायकों के साथ होने का दावा जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें यह साथ किस हद तक साबित हो पाएगा। अजीत पवार गुट को कानूनी चुनौती देने की जो बात हो रही है, बगावतियों के खिलाफ कार्रवाई की जो बात हो रही है, उस पर भी सबकी नजर है। वहीं चुनौती यह है कि पार्टी के साथ परिवार को भी उन्हें बचाना जरूर है। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण नाम वो है अजीत पवार, आगे क्या कर सकते हैं, संभावनाओं को देखकर अगर बात करें तो खुद को असली एनसीपी का चीफ साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और एनसीपी से ज्यादा एमएलए तोड़ने की इस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, ये भी फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन बड़ी चुनौती उनके सामने भी बनी हुई है, अजीत पवार के सामने भी बड़ी चुनौती बनी हुई है, ये समझते हुए कि शरद पवार के खिलाफ वर्कर्स का वो समर्थन किस हद तक हासिल कर पाएंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस, जिस तरीके से बड़ी बैठकों का दौर देवेंद्र फडणवीस के साथ चल रहा है, उसमें अजीत पवार गुट को मजबूत बनाने के क्या ये बड़ा प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दावेदारी क्या मजबूत करने की ये कोशिश हो रही है, क्योंकि सभी सियासी समीकरणों से क्या देवेंद्र फडणवीस अपना हित साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती, किस हद तक वो अपना हित साध पाएंगे। वहीं एकनाथ शिंदे, आगे की संभावनाओं को लेकर बीजेपी से रिश्तों को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती इनके लिए भी है, और अजीत गुट के आने के बाद भी खुद को अहम बनाए रखने पर जोर देने की क्या ये कोशिश है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से थोड़ी देर पहले जो चीजें हमने आपके सामने रखी थी उसमें एक लिहाज से शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे को लेकर भी बड़ा फैसला संभव है। वहीं बगावत के इस खेल से खुद के गुट को बचाए रखना, ये इनके लिए किस तरीके से एक बड़ी चुनौती समीर सर बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे समीकरण को अगर देखें तो सियासी हित यहां पर सब अपने लिहाज से फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी और जो तकलीफ हुई होगी इस अजीत पवार के बगावत से, वो एकनाथ शिंदे को भी होगी। देखिए एकनाथ शिंदे कभी नहीं चाहते होंगे कि अजीत पवार 40 विधायकों लेके आज सरकार के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को तैयार किया होगा और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। अब बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार बनाम एकनाथ शिंदे का एक आंतरिक युद्ध शुरू हो सकता है गठबंधन के अंदर, क्योंकि दोनों मराठा नेता है और दोनों मराठाओं के बड़े नेता बनना चाहेंगे, और दोनों ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल है, 105 जिसके पास विधायक है, उसके साथ बड़ा शेयर हम शेयर करें और हमारा गठबंधन भाजपा के साथ मजबूती से बना रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है अभी तो अजित पवार भले साथ में आ गए, लेकिन आने वाले दिनों में अजित पवार बनाम एकनाथ शिंदे के बीच रस्सा किसी महाराष्ट्र की राजनीति। इसीलिए उस लिहाज से चुनौतियों को समझने की हम कोशिश कर रहे थे। मैं आपके पास आती हूं क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया है, सवाल कहीं है, और सवाल यह है कि अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। हालांकि 2019 में एनडीए को बंपर कामयाबी भी मिली थी, ये नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए सवाल अभी भी यही है कि अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। 2019 में एनडीए को बंपर कामयाबी मिली, बीजेपी के सामने चुनौती इस कामयाबी को दोहराने की है। पहले अब आपको हम महाराष्ट्र का ये नंबर गेम समझा रहे हैं। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो शिवसेना और बीजेपी 7 चुनाव लड़े थे। दोनों ने 23 और 18 सीटें जीती थी, जबकि तब की यूपीए यानी एनसीपी और कांग्रेस दोनों को सिर्फ 5 सीटें ही हासिल हुई थी। और वोट शेयर की जहां तक बात हो रही है तो एनडीए के पास 51% से ज्यादा वोट था। यूपीए, एआईएमआईएम और निर्दलीय के कुल आंकड़े 7 सीटें और वोट परसेंट करीब 36% का रहा है। लेकिन अजीत पवार की बगावत के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई है। कैसे? आंकड़ों के लिहाज से डिटेल आपके सामने। हालांकि बीजेपी के पाले में शिवसेना के 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और एनसीपी के 3 सांसद अजीत पवार के साथ आ गए, जिससे एनडीए के वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल नजर आया। अभी बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की सीटें मिला दें तो सीटें 39 हो गई हैं और वोट परसेंटेज 56.55 हो चुका है। चतुर्वेदी सर, इस लिहाज से, इस आंकड़ों के गेम के लिहाज से ही मैंने ये सवाल किया था कि आपको लगता है पेच अभी भी यहां पर अजीत पवार के लिए फंसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल अजीत पवार के लिए काफी कठिनाइयां हैं, क्योंकि वो एक मैनेजर, वो एकनाथ शिंदे जो थे, एकनाथ शिंदे शिवसेना के मैनेजर होते थे और अजीत दादा जो है वो एनसीपी के मैनेजर होते थे। तो इनके पास में विधायकों से अप्रोच और ये तो सब है, लेकिन एकनाथ शिंदे को जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी, और उद्धव ठाकरे को भी आपको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी जो चर्चा हो रही है उसमें आपने उद्धव ठाकरे का कहीं जिक्र नहीं किया है, जो कि एक तरीके से वहां की राजनीति को आप इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुंबई को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होते हुए भी आज तक 1 साल से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं करा पाई है। अंधेरी में भी जो उपचुनाव हुआ था वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था। तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, ये तीनों का गठबंधन जो है वो इन जो स्थापित नेता है, क्योंकि ये जो एकनाथ शिंदे, अजीत दादा और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि इसमें देवेंद्र फडणवीस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और आज जो मीटिंग हुई होगी उसमें न केवल विधायकों की उन्होंने जानकारी ली होगी कि कितने विधायक आ रहे हैं, साथ ही साथ इसमें से जो 9 विधायक जिन्होंने कल एनसीपी के शपथ ली है, उनके ऊपर 6 के ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं, और अगर वो केसेस वापस नहीं होते हैं तो ये विधायक वापस भी चले जा सकते हैं। वो एकदम ब्लैकमेलर्स हैं, वो कोई इस तरीके से नहीं। और एक बार आपने देखा कि पिछली बार ऐसा हो चुका है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। आने वाले वक्त में, यानी कुछ ही घंटे बाद ही अपना रुख साफ करके ये बता देंगे कि चाचा और भतीजा में आखिर पावरफुल कौन। इस बारे में आपसे चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर भी कुछ डिटेल दिखाना चाहूंगी, क्योंकि चाचा भतीजा की इस पावर गेम को लेकर जिस तरीके से समर्थन सबसे मजबूत साबित करने की चुनौती बनी हुई है, वहीं वर्तमान स्थिति में देखिए 40 एमएलए के समर्थन का ये जो अजीत पवार दावा कर रहे हैं, ये बाजी आखिर पलटेगी कैसे? एनसीपी नेताओं को बेहतर सियासी भविष्य दिखाने की ये कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन इस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि शरद पवार जिस सेंटिमेंट के साथ अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, शरद पवार इस पावर में जिस तरीके से पब्लिक के बीच है, वहां भतीजे ने पार्टी तोड़ी है। ऐसे में नेताओं को भावनात्मक रूप से जिस तरीके से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आने वाले वक्त में क्या सीधा असर देखने को मिल सकता है? यही बड़ा सवाल इसलिए भी किया गया क्योंकि इस पूरे पावर गेम में बीजेपी किस तरीके से मजबूत होने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां एनसीपी में फूट के साथ विपक्षी एकता को जिस तरीके से ये बड़ा झटका लगा है, एंटी बीजेपी फ्रंट की इंजीनियरिंग पर ब्रेक लगा दी गई है। वहीं 2024 के लिहाज से ये पूरा पहलू समझना जरूरी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए खेमा जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की रणनीति पर बीजेपी को जिस तरीके से मजबूती मिलती नजर आ रही है, उस लिहाज से भी यह चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि आखिर क्या समीकरण बैठाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और
पवार कांड से कैसे बीजेपी मजबूत हो रही है। समीर सर, सीधा सवाल, बीजेपी यहां पर किस तरीके से कोशिश करती आई है खुद को मजबूत साबित करने की। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि आखिर देवेंद्र फडणवीस, उनकी जो बड़ी भूमिका अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में रही है, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है, वहाँ एक व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं ले सकता। जैसे अजित पवार ने अपनी पार्टी के सारे निर्णय ले सकते हैं, या एकनाथ शिंदे अभी जो शिवसेना है उनके पास उसका सारा निर्णय ले सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस अकेले निर्णय महाराष्ट्र को लेकर नहीं ले सकते हैं। उन्हें किसी भी निर्णय के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति लेनी होगी, और जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ होगा वह केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने उसको लागू किया होगा। तो मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस के लिए अगर ये माना जा रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेगा, तो मुझे इसकी संभावना बेहद कम लगती है। पार्टी को अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना होता तो एकनाथ शिंदे के 40 विधायक के समक्ष बीजेपी के 105 विधायक थे, उसी समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते। मुख्यमंत्री न बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी रणनीति रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनका प्रमुख काम अभी विपक्ष को तोड़ने का रहेगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 48 में से 47 सीटें दिलवाने का टारगेट है, और उसके बाद अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार महाराष्ट्र विधानसभा में लाने का लेकिन चतुर्वेदी सर, क्या आप महाराष्ट्र की राजनीति को जिस लिहाज से अच्छे से समझते हैं, यहाँ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तालमेल को लेकर जिस तरीके से खबरें आई, और संजय राउत का यह कहना कि ये ट्रिपल इंजन नहीं बल्कि पहला इंजन क्योंकि फेल हो रहा है, ऐसे में इस बयानबाजी को देखते हुए हकीकत को कैसे आप परख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा अभी एकनाथ शिंदे के लिए है। उनको कभी भी डंप किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो छवि, जो उनकी नैतिक छवि शिवसेना के सामने बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी है। इसलिए इसमें अजीत दादा के मुझे अभी काफी चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अगर अजीत दादा 40 विधायकों में से अपनी शक्ति बना के लाते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा इनाम देगी। जबकि एकनाथ शिंदे, जिनका उपयोग हो चुका है और जिनके विधायकों को अब मंत्री भी नहीं बनाया गया है, तो इस स्थिति में एकनाथ शिंदे को यह संदेश भारतीय जनता पार्टी ने जरूर दिया गया कि आपको 1 साल का जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री पद दिया था, उसके बाद में हम ये, यानी बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लाते हुए एक बड़ी इनसिक्योरिटी एकनाथ शिंदे को दे दी है। इसीलिए अब आगे उनका क्या रुख रहता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है, जहां वित्त या राजस्व मंत्रालय अजीत पवार को मिल सकता है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। हालांकि महिला बाल विकास मंत्रालय अदिति तटकरे को मिल सकता है, और हसन मुशर्रफ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में किस तरीके से शपथ ग्रहण होने के बाद किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, इस पर तो सबकी नजर थी, लेकिन बड़ी खबर इस बीच यहां पर सामने आ रही है, और इंफॉर्मेशन वॉल पर भी इस बारे में अब डिटेल आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से अब जल्द ही बड़े फैसले हो सकते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि शिंदे सरकार में अब एनसीपी के कोटे में कौन कौन से मंत्रालय आएंगे, समीर सर? देखिए, मुझे लग रहा है अजित पवार बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री बन के गए, तो ऐसा लगता है, और 40 विधायक और समर्थन का दावा करते हैं, तो मुझे लग रहा है पहले भी वित्त मंत्री अजित पवार रह चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस का बहुत फेवरेट विभाग रहा है, वित्त के अच्छे जानकार है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। बाकी विधायकों को भी, जो मंत्री बने उनको भी मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन जो विधायक साथ में जाएंगे वो खाली विधायक बन के नहीं जाएंगे, उन्हें भी किसी आयोग में या किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा या कहीं एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अजित पवार के 40 विधायक और एकनाथ शिंदे के 40 विधायक जो मंत्री नहीं बन पाते हैं, ऐसे बहुसंख्यक विधायकों को कैसे एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सत्ता के लालच में आए हुए एकनाथ शिंदे के विधायक हैं। अगर इन्हें 1 साल तक कुछ नहीं दिया गया तो मुझे लगता है ये वापस शिवसेना का रुख कर सकते हैं, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इन्हें कैसे एडजस्ट किया जाता है, यह देखने की बात होगी, इसमें देवेंद्र फडणवीस क्या रणनीति अपनाते हैं और कैसे एकनाथ बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मूव होगा सर। इसीलिए सरकार में अजीत की कितनी पावर होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और जाने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर भी डिटेल, क्योंकि किन मंत्रालयों के मिलने की संभावना यहां पर है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, और साथ ही इसके साथ साथ आपको बता दें खेलकूद और युवा कल्याण मंत्रालय के साथ साथ खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय, पिछड़ा और बहुजन कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, आपदा प्रबंधन मंत्रालय और पशु संवर्धन विभाग को लेकर जिस तरीके से ये बड़ी खबरें आ रही है, ऐसे में देखना यही होगा कि किस तरीके से चतुर्वेदी सर मंत्रालयों को लेकर सहमति बन पाती है। मुझे लगता है कि मंत्रालय ये जो इनको दिए जा रहे हैं, ये बड़े कमाऊ मंत्रालय नहीं है। तो ये अगर आप मत्स्य और ये जो है ये कोंकण इलाके में और ये वाले इलाके में है,
लेकिन वित्त मंत्रालय में अजीत दादा की बड़ी महारत हासिल है। वो एक अच्छे प्रबंधक है, अर्थशास्त्र को समझते हैं और किसानों के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को भी अपना एड्रेस करना चाहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके लिए आवंटन होता है और अजीत दादा का जो अनुभव है उसका अगर वो लाभ लिया जाता है, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने के में कामयाब हो जाएगी कि हम योग्यता के अनुसार मंत्रियों को उनका स्थान दे रहे हैं। और एक और भी बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में एक भी महिला का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और मुस्लिम का भी प्रतिनिधित्व नहीं था। तो अजीत दादा के आने से महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और साथ ही साथ हसन मुश्रीफ के कारण अल्पसंख्यकों को भी वो होगा। तो इससे एक भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के का सामाजिक बेस जो है वो बढ़ेगा और उनके लिए ये एक शुभ संकेत होगा, क्योंकि अभी तक जो मंत्रिमंडल था वो बड़ा कामकाज जो था वो केवल उनका अधूरा रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ऐसे में देखना यही होगा कि मंत्रालयों को लेकर अगर ये सारे मंत्रालय अजीत पवार के पास आते हैं तो पावर के लिहाज से वो कितने मजबूत हो जाएंगे और ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा होगा। लेकिन इस बीच एनसीपी सांसद अमोल कोहली के ट्वीट को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं पवार साहब के साथ हूं। दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है, दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुने। ये एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ भी लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी फिलहाल एनसीपी के ये सांसद और एनसीपी के विधायक सभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। फिलहाल अमोल कोहली के ट्वीट को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां उन्होंने कहा कि मैं पवार साहब के साथ हूं, दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है, दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुने।